मौत का मायाजाल भाग 3। आज मौसम जिस हिसाब से करवट ले रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ होने वाला है। अधिकांश तौर पर ऐसा मौसम तब बनता है जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए उत्सुक होती है। आसमान में बिजली कड़क रही थी और इतनी कड़क रही थी कि हार्ट के पेशेंट बार बार अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात का विश्वास कर रहे थे कि अभी प्राण उनके अंदर ही है। धीरे धीरे वायु वेग भी बढ़ता चला जा रहा था। यही कारण था कि खराब मौसम के चलते रेलवे स्टेशन पर गार्ड के अलावा कोई नहीं था। लाइट ना होने के कारण यह छोटा सा रेलवे स्टेशन भी भयावह दिखाई दे रहा था। ट्रेन धीरे धीरे अपने निश्चित स्थान पर आकर रुक गई। इतनी बड़ी ट्रेन से केवल 2.5 यात्री इस स्टेशन पर उतरे थे। उनके उतरते ही बारिश भी तेज हो गई और ट्रेन भी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ गई। दोनों अपने बच्चे और सामान को बचाते हुए प्लेटफॉर्म के उस हिस्से पर आकर रुके जहां टीन शेड था। बारिश और तेज हो चुकी थी और जहां वो लोग खड़े थे, अब बारिश हवा के चलते अंदर तक आने लगी। तभी बादलों में बिजली की गड़गड़ाहट से बच्चा चौंक गया तो युवती ने उसे अपनी छाती से चिपका लिया और बोली, सहदेव, इतने खराब मौसम में हम मामा जी के यहाँ कैसे पहुँचेंगे? मधु, मैंने कॉल तो की थी। रमेश भाई साहब ने कहा था कि वह गाड़ी भिजवा देंगे, लेकिन पता नहीं क्यों अब तक गाड़ी नहीं आई है। सहदेव ने परेशान होते हुए कहा, मौसम तो बहुत खराब है। मुझे नहीं लगता मौसम ठीक होगा और यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है। मधु ने चारों ओर देखते हुए कहा, तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। उसने इतना ही कहा था कि अधेड़ उम्र का स्टेशन मास्टर आकर बोला, कुछ नहीं हो सकता। जैसी बारिश पड़ रही है, लगता है कोई आपदा ही आएगी। सुबह तक तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा, इसलिए तुम लोग सुबह तक यहाँ रुको। सूरज निकलते ही चले जाना। मैं तुम्हारे लिए अपना कमरा खोल देता हूँ। नहीं अंकल, हमें अभी जाना होगा। मामा जी की तबीयत बहुत खराब है। न जाने कौन सा पल उनका आखिरी पल बन जाए, सहदेव ने कहा। रात का वक्त है और बच्चे तुम्हारे साथ हैं और यहाँ से जाने का रास्ता बहुत ही मुश्किल भरा है। मेरी राय यही होगी, इस वक्त तुम यहीं रुक जाओ, स्टेशन मास्टर ने कहा। नहीं, मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जाना ही होगा, सहदेव ने कहा। सहदेव, अंकल ठीक कह रहे हैं, हम यहीं पर रुक जाते हैं। सहदेव, अंकल ठीक कह रहे हैं, हम यहीं पर रुक जाते हैं। मेरे मन में भी न जाने क्यों अजीब अजीब सा ख्याल आ रहे हैं। मधु डरते हुए बोली, तुम डरो मत मधु, मैं हूँ ना। सहदेव ने मधु का हाथ पकड़कर उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। उसी समय वहाँ एक 50 साल के आदमी ने बारिश में भीगते हुए रेलवे स्टेशन में प्रवेश किया। वह अपने गले में पड़े गमछे से अपना सिर और मुंह साफ करने लगा। उसे देखते ही स्टेशन मास्टर बोला, अरे दीवाना भाई, तुम गांव नहीं गए? कहाँ बाबू, बारिश इतनी तेज पड़ रही है और ऊपर से जंगल का रास्ता, बस अकेले जाने का मन नहीं किया और वापस लौट आया, दीवाना ने कहा। अब अकेले नहीं रहोगे, यह साहब तुम्हारे गांव ही जाएंगे। चाहो तो इन्हें लेकर चले जाओ, तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी और गांव भी पहुंच जाओगे, उसने कहा। दीवाना ने एक नज़र सहदेव और उसकी पत्नी को देखा और फिर उनसे बोला, साहब, मेरे पास ई रिक्शा है, मैं आपको गांव तो छोड़ दूंगा, लेकिन शायद बारिश से नहीं बचा सकूंगा। थोड़ा बहुत तो पानी त्रिपाल के अंदर आ ही जाता है। उसकी कोई बात नहीं, लेकिन पैसे कितने लोगे? सहदेव ने कहा। जो ठीक समझो दे देना। ठीक है, चलो।
इतना कहकर सहदेव ने अपना सामान उठाया और स्टेशन मास्टर का धन्यवाद कहकर दीवाना के पीछे चल दिया। बारिश पहले की अपेक्षा और तेज हो चुकी थी। मधु और सहदेव जल्दी से ई रिक्शा के अंदर बैठे और दीवाना ने अपनी सीट संभाल ली। ई रिक्शा सुनसान रास्ते पर दौड़ने लगी। एक तो अंधेरा और ऊपर से रास्ते के दोनों ओर गन्नों के खेत। बस यह समझ लिया जाए कि रिक्शा चालक अंदाजे से रिक्शा चला रहा था। ई रिक्शा के त्रिपाल के ऊपर बारिश की बूंदों की आवाज़ इतनी जोर जोर से हो रही थी कि मनुष्य के सामान्य आवाज़ नगण्य थी। क्या हुआ मधु, तुम किन विचारों में खोई हुई हो? गहरी सोच में बैठी मधु से सहदेव ने पूछा। तुम मजाक तो नहीं उड़ाओगे? मधु ने कहा। पहले कहो तो सही। जब तुम मुझसे कुछ कहोगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि बात कैसी है, सहदेव ने मुस्कुरा कर कहा। सहदेव, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब हम रिक्शा में बैठ रहे थे तब भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे है और बराबर हमें नोटिस कर रहा है, उसने दबी हुई आवाज़ में कहा। अच्छा, सहदेव ने इतना कहा और त्रिपाल को हटाकर उसने बाहर की ओर देखा और फिर त्रिपाल को पहले की तरह करने के बाद बोला, पीछे कोई नहीं है, यह केवल तुम्हारा वहम है। तुम चिंता मत करो मधु, हम लोग सेफ घर पहुंचेंगे। पर सहदेव, मधु ने कुछ कहना चाहा। ओ मधु, प्लीज़ यह डरना बंद करो। तुम यहाँ अकेली तो नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और यह काका भी। सहदेव ने कहा तो वह चुप हो गई। सहदेव दीवाना से बोला, और चाचा, कब से यह काम कर रहे हो? बस कोई 15 साल की उम्र से। वक्त बदल गया, सब कुछ बदला, पर यह रास्ता नहीं बदला। ऐसा ही सुनसान, ऐसा ही भयानक रहा। दीवाना ने कहा। आपको भी डर लगता है कभी यहाँ से निकलते हुए? सहदेव ने कहा। पहले लगता था पर अब नहीं। जब डर लगता था तब यहाँ घोड़ा गाड़ी चलती थी और फिर पैंडल वाली रिक्शा का दौर आ गया और अब ई रिक्शा का ज़माना है। मेरी इन आँखों ने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है, इसलिए अब डर नहीं लगता, दीवाना ने कहा। हाँ, ठीक कहते हो आप। मैं जब छोटा था और यहाँ आया करता था तब और अब में कुछ खास चेंज नहीं हुआ। सहदेव ने इतना ही कहा था कि अचानक से बाहर से ई रिक्शा के अंदर एक हाथ आया और उसने मधु की बाह को पकड़ लिया और बाहर की ओर खींचने लगा। मधु चीखने लगी। उसने दूसरे हाथ से ई रिक्शा का पाइप पकड़ लिया। सहदेव भी मधु को अपनी ओर खींचने लगा और इससे पहले दीवाना रिक्शा रोकता, रिक्शा का पहिया पानी से भरे गड्ढे में चला गया और रिक्शा पलट गया। रिक्शा पलटने के कारण दीवाना रिक्शा के नीचे दबकर बेहोश हो गया। उधर जैसे ही सहदेव उठने की कोशिश कर रहा था तो किसी ने उसके सर पर किसी भारी वस्तु से वार कर दिया और वह बेहोश होने लगा। बेहोश होते होते उसने देखा कि कोई मधु और उसके बच्चों को खींचते हुए ले जा रहा है। मधु बार बार सहदेव को पुकार रही थी। सहदेव ने उठने की कोशिश की और चिल्लाते हुए बोला, मधु, और इतना कहते हुए वह बेहोश हो गया। और मधु और आगे की कहानी हम अगली वीडियो में सुनेंगे। सो कैसी लगी आप सभी को ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए एंड ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं अगली कहानी में।